मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। बच्चों, जो हमें इक्वेशन दी गई है, इन इक्वेशन का रेशो हमें कंपेयर करना है a1/a2 b1/b2 और c1/c2, और देखना है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, या c1/c2 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। इस चीज का हमें कंपेयर करना है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहला है 5x माइनस 4y प्लस 8 इजिकल टू 0। पहले मैं आपके लिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूँ, जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। बच्चों, ये जो हमें इक्वेशन दी गई है वो इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो ये सब हम देख रहे हैं कि ये सब इक्वेशन, तीनों इक्वेशन इस फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है वो a1 होगा, जो y का कोएफिशिएंट है वो b1 होगा, और जो लास्ट टर्म होगी वो कांस्टेंट टर्म होगी, जिसको हम c1 से डिनोट करेंगे। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a2, y का कोएफिशिएंट b2 और लास्ट c2 जो कि कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास a1 कितना आया, a1 है बच्चों 5, b1 कितना है -4 और c1 कितना है 8। इसी तरीके से हम लिख लेंगे a2 कितना है 7, b2 कितना है 6 और c2 कितना है -9। बच्चों, ये ध्यान रखना है कि इसमें साइन के साथ ही हमें डिजिट उतारनी है। जैसे कि अगर 5 है तो प्लस का 5 ही उतारा है हमने, और b1 कितना है -4। तो इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब हम कंपेयर करके देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमें कंपेयर करना है a1/a2, b1/b2 और c1/c2। इस तरीके से हमें ये कंपेयर करना है। तो a1 की वैल्यू कितनी है 5/7, b1 की वैल्यू कितनी है -4, b2 की वैल्यू कितनी है 6 और c1 की वैल्यू कितनी है 8 और c2 की वैल्यू कितनी है -9। तो यहाँ पे आप बच्चों देख रहे हो कि कोई भी रेशो रिड्यूस करने के बाद भी बराबर नहीं आ रहा। तो जब भी कोई ऐसी कंडीशन हो कि a1a2 और b1b2 और c1c2 कोई भी बराबर ना हो, तो बच्चों ये होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, तो जो एक दूसरे को कट करती हैं। तो ये कैसी लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है उनका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, तो वो भी हम लिख देते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या फिर इनको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है 9, b1 की वैल्यू कितनी है 3 और c1 की वैल्यू कितनी है 12, a2 की वैल्यू कितनी है 18, b2 की वैल्यू कितनी है 6 और c2 की वैल्यू कितनी है 24। आइए कंपेयर करते हैं 9/18, 3/6 और 12/24। अगर यहाँ से मैं इसको रिड्यूस करूँ तो 9 बन जा 9, 9 2 जा 18, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 12 बन जा 12, 12 2 जा 24। तो आप देख रहे हो सारे रेशो कैसे आ रहे हैं बच्चों, बराबर आ रहे हैं। और बराबर बच्चों किस में आते हैं, जो लाइन कोइंसिडेंट लाइन होती है। अब कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है, जो एक दूसरे के ऊपर होती है, और ऐसी लाइनों के बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते हैं। तो इसलिए हम उनको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बच्चों, ऐसे रेशो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 जहां पर बराबर हों, तो उन लाइन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, मतलब उनके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। बच्चों, ये लास्ट देखते हैं। यहाँ पर a1 की वैल्यू है 6, b1 की वैल्यू है -3 और c1 की वैल्यू है 10, a2 की वैल्यू कितनी है 2, b2 की वैल्यू कितनी है -1। देखो यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, लेकिन साथ में y के क्या होगा 1। तो इस तरीके से मैंने b2 की वैल्यू लिखी -1 और c2 की वैल्यू कितनी है 9। आइए कंपेयर करते हैं 6/2 -3/-1 10/9। यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगा दो बच्चों, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर आया बच्चों 3/1, यहाँ पर भी कितना है 3/1 और यहाँ पर आया बच्चों 10/9। तो आप देख रहे हो ये बराबर नहीं आ रहा, मतलब
A1 अपॉन A2 तो बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 अपॉन C2 बराबर नहीं है। बच्चों ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की। कैसी लाइन की? पैरेलल लाइन की, वो लाइन जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। इस सिचुएशन में बच्चों कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, इसके लिए हम लिख देंगे नो सॉल्यूशन। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, जब दो लाइनें कभी आपस में मिलेंगी ही नहीं तो उनका हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? तो इसलिए कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। बच्चों ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जो वर्ड है ये आया है आपका जो इक्वेशन के सॉल्यूशन है। जैसे कि अगर हम A1 upon A2, B1 upon B2 और B1 upon C1 upon C2 अगर तीनों बराबर होते हैं तो बच्चों वो कहलाती है हमारी कोइंसिडेंट लाइन, जिसके कि बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। और साथ में A1 upon A2, B1 upon B2 और C1 upon C2 में अगर ये C1 upon C2 बराबर नहीं होता तो बच्चों वो कहलाता है आपकी पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो जिनका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो एक हो या एक से ज्यादा हो तो उनको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट। और जिनका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते जैसे कि पैरेलल लाइन जिसमें A1 upon A2 बराबर होता है B1 upon B2 के, लेकिन C1 upon C2 बराबर नहीं होता, तो ऐसी लाइनों को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लाइन। तो मैं आपको विद सॉल्यूशन करके दिखाता हूं बच्चों। पहला है हमारा 3x + 2y = 5। इसके लिए जो मैंने आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी वो है आपकी a1x + b1y + c1 = 0। नेक्स्ट इक्वेशन थी a2x + b2y + c2 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों, इस फॉर्म में ही आपको ये लेके आनी होती है इक्वेशन, तभी आपको C1 upon C2 की एग्जैक्ट वैल्यू मिल पाएगी। तो देखो लेकिन 5 यहाँ पर इधर है इक्वल टू के इधर, और हमें इक्वल टू के इधर क्या चाहिए? 0। तो इस इक्वेशन को मैं कन्वर्ट करता हूँ बच्चों, यहाँ पे आएगा 3x + 2y, ये 5 इधर आ जाएगा, इधर प्लस का है तो जाके माइनस का हो जाएगा, और इसको अगर हम चेंज करेंगे बच्चों तो ये आएगा 2x - 3y - 7 = 0। अब यहाँ से हम A1 upon A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। A1 की वैल्यू क्या है? 3, B1 की वैल्यू क्या है? 2, और इस तरीके से C1 की वैल्यू क्या है? -5। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देते तो यहाँ पे आप 5 पुट कर देते, जो कि गलत हो जाता। नेक्स्ट देखो यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी है? 2, B2 की वैल्यू कितनी है? -3, और C2 की वैल्यू कितनी है? -7। अब इनके रेशियो का हम कंपेयर करते हैं। A1 upon A2 = B1 upon B2 = C1 upon C2। A1 की वैल्यू रखते हैं 2, B2 की वैल्यू सॉरी A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू -5 और C2 की वैल्यू -7। अगर बच्चों आप इनको रिड्यूस भी करते हो, यहाँ पर मैंने शायद बच्चों गलत लिख दी A1 की वैल्यू, यहाँ पर A1 की वैल्यू है हमारी 3। तो बच्चों अगर इन रेशो को आप देखते हो तो ये कोई भी रेशो बराबर नहीं आ रहा है यहाँ, मतलब यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कोई भी रेशो बराबर नहीं आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन क्या बोलते हैं हम? ऐसी जो लाइन होती है बच्चों वो होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, जहां पर कोई भी रेशो बराबर नहीं आता, मतलब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 कोई भी रेशो बराबर नहीं, तो उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन का केवल एक सॉल्यूशन होता है। अब उसका कुछ सॉल्यूशन है तो इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। इसलिए बच्चों इसका जो सॉल्यूशन निकला वो हो गया कंसिस्टेंट। इक्वेशन कैसी है? कंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहाँ पर भी देखो ये इक्वेशन को आप कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 2x - 3y - 8 = 0। नेक्स्ट इक्वेशन को 4x - 6y और ये -9 = 0, क्योंकि 9 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है? 2, A2 की वैल्यू कितनी है? 4, यहाँ पर B1 की वैल्यू कितनी है? -3, और B2 की वैल्यू कितनी है? -6। इसी तरीके से C1 की वैल्यू कितनी है? -8, और C2 की वैल्यू कितनी है? -9। अब इनका रेशियो कंपेयर करते हैं। 2/4 इक्वल टू -3/6 इक्वल टू -8/9। तो इस तरीके से अगर यहाँ से माइनस कट करोगे आप तो ये माइनस कट जाएंगे, और ये कट जाएगा 2 × 2 2 × 4, यहाँ पे 3 × 3 3 2 6।
तो ये रेशो आया बच्चों 1/2 इक्वल टू 1/2, यहाँ पे आया 8/9। और अगर पहली बात तो ये रिड्यूस होगा ही नहीं, तो इसलिए इसके नॉट इक्वल टू है। अब आप ध्यान दो यहाँ पे, तो A1/A2 तो बराबर आ रहा है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम? ऐसी सिचुएशन में बच्चों ये लाइन होती है पैरेलल लाइन। कैसी लाइन होती है बच्चों? ये पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। अब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो क्या है? इनकंसिस्टेंट। तो इसलिए इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3/2 x प्लस 5/3 y और इक्वल टू के सामने इधर है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस तरह ये हो जाएगा 9x माइनस के 10y माइनस 14 इजिकल टू 0। अब इनका A1/A2 B1/B2 की वैल्यू निकालते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है? 3/2। A2 की वैल्यू कितनी है? 9। B1 की वैल्यू 5/3। B2 की वैल्यू माइनस के 10। C1 की वैल्यू -7। C2 की वैल्यू -14। अब इनके रेशियो कंपेयर करते हैं हम। 3/2/9 और किसी भी डिजिट 9 के अपॉन में भी तो हम 1 लिख सकते हैं, ऐसे माइनस के 10 के अपॉन में भी तो 1 लिख सकते हैं। इससे बच्चों आसानी हो जाएगी हमें सॉल्व करने में। 9/1 इक्वल टू 5/3 अपॉन माइनस के 10/1 इक्वल टू -7/-14। अब इस तरीका का जब फ्रैक्शन में आती है डिजिट, तो बच्चों उसको सॉल्व करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, कई बार बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो इनको कुछ नहीं करना, जो डिनोमिनेटर में है मतलब जो नीचे है 9/1 उसको ऊपर वाली संख्या के मल्टीप्लाई में करके लिख दो, उसका उल्टा करके। समझे? जैसे कि ये 3/2 है तो नीचे वाली डिजिट को उल्टा करके लिखना है उसी के मल्टीप्लाई में, इक्वल टू 5/3 -1/10 इक्वल टू 7/14, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करो। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे 1 के 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और 3 2 जा 6 इक्वल टू यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। 1 की 1 से करोगे तो 1 आएगा और ये प्लस का है माइनस का, माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों कोई भी बराबर नहीं आ रहा। अब जब बराबर नहीं होते तो क्या होता है? बराबर नहीं होते तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है बच्चों, और इंटरसेक्टिंग लाइन का केवल एक सॉल्यूशन होता है। अब जब उसका सॉल्यूशन है तो वो क्या है? कंसिस्टेंट। इसलिए जो ये हमारी इक्वेशन है ये कैसी हो गई? कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जिसमें कि फोर्थ पार्ट में भी हमें ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है एक इक्वेशन को। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है क्योंकि इक्वल टू में 0 नहीं आ रहा। अब ये 11 इधर प्लस का है तो राइट लेफ्ट साइड में जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट इक्वेशन माइनस के 10x प्लस 6y इक्वल टू प्लस का सॉरी प्लस 22, क्योंकि ये क्या है? माइनस का 22 है तो लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब देखते हैं a1 इजिकल टू कितना होगा? 5। a2 इजिकल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 10। b1 इक्वल टू माइनस का 3, b2 इक्वल टू 6, c1 इजिकल टू माइनस का 11 और c2 इजिकल टू प्लस का 22। अब इनके रेशो को हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आएगा बच्चों पहले 5/-10 इक्वल टू माइनस का 3/6 इक्वल टू माइनस का 11/22। यहाँ पे रिड्यूस करते हैं बच्चों। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ गया माइनस के 1/2 इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी आ गया माइनस के 1/2 इक्वल टू 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ये आ गया माइनस के 1/2। अब आप देख रहे हो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों का रेशो बराबर आ रहा है। बच्चों ऐसी लाइन होती है कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइन के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन है, और जिनके सॉल्यूशन है वो कैसी लाइन होती है? कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख देंगे हम
कंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहां पर भी इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। 4/3x प्लस 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो 2x प्लस 3y माइनस के 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है 4/3, a2 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है 2 और b2 की वैल्यू कितनी है 3, c1 की वैल्यू कितनी है -8 और c2 की वैल्यू कितनी है -12। अब इनके रेशियो कंपेयर करते हैं बच्चों। यहाँ पे आएगा ऊपर 4/3, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है रेशियो इस तरीके से होता है a1/a2, b1/b2 और c1/c2। a1 की वैल्यू रखी हमने 4/3, अब अपन में रखेंगे 2 के अपन में 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो वापस से 2 ही आएगा। लेकिन हमें थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा, क्योंकि बच्चों अगर 2 रखते हैं तो कई बार हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 की, कई बार यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हमें मल्टीप्लाई कहाँ पर करना है। b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -8 और c2 की वैल्यू -5। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। अभी मैंने बताया था जो भी डिनोमिनेटर में हो उसको ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर दो, उसका उल्टा करके। कैसे 4/3 मल्टीप्लाई 1/2, इसका उल्टा करके ऊपर वाली संख्या मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 2/3 इक्वल टू माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पे आप इसको 4 से काटोगे तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो ये आ गया बच्चों 2/3। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ पे आया बच्चों 2 की 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2 और 3 की 1 से करोगे तो 3। अब आप देख रहे हो बच्चों ये सारे रेशो बराबर आ रहे हैं कि a1/a2 बराबर है किसके b1/b2 के और c1/c2 के भी बराबर है। अब जब भी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 सारे बराबर हों तो वो लाइन होती है बच्चों हमारी कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइन के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। अब इनका कोई सॉल्यूशन है तो इसलिए क्या है कंसिस्टेंट, तो लिख देंगे यहाँ पे कंसिस्टेंट।